नमस्कार, वायर की इस बातचीत में आपका स्वागत है। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर को जो संवैधानिक ऑटोनॉमी मिली थी, वो ख़त्म हो गई। मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाकर ये कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में अब विकास होगा और वहाँ पर जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन जो पिछले 1 साल में हमने देखा कि वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के जो लोगों के जो मूलभूत सुविधाएं और जो राइट्स उनको अधिकार मिले हुए थे, वो भी उनके छीन लिए गए। एक तरीके से वहाँ पर अब सिक्योरिटी का 24 घंटा पहरा है और इंटरनेट से लेकर बोलने की आज़ादी से लेकर चाहे जितनी भी छोटे मोटे अधिकार है, वो एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की में ख़त्म हो गए। साथ ही साथ वहाँ पर हमने देखा जितने भी राजनीतिक दल थे, उनके बड़े बड़े लीडर्स को डिटेंशन में रखा गया है और अभी तक कई सारे इलीगल डिटेंशन में वहाँ पर रखे हुए हैं। आज जब उस आर्टिकल 370 के जाने की 1 साल की सालगिरह है, जम्मू एंड कश्मीर को 2 दिन फुल कर्फ्यू में रखा गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 5 अगस्त 2020 का जो है, वहाँ पर ये दे मीडिया, भारत की सरकार और कई सारे राजनीतिक दल इस तरीके से एक उनमें उत्साह है। कश्मीर भूल चुके हैं लोग, लेकिन उत्साह एक नया आ चुका है, जो कि है वो राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का। 5 अगस्त 2020 को हमने ये देखा कि किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष भारत के प्रधानमंत्री जाकर राम मंदिर, जो इतना ज़्यादा विवादित है और जो जो बाबरी मस्जिद को ध्वंस करके उस इस ढांचे को बनाया जाएगा, वहाँ पर उन्होंने जाकर उसको वहाँ उस भूमि पूजन के समारोह की अगुवाई की। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो भाजपा के योगी आदित्यनाथ है, वो साथ में डायस में बैठे। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत वहाँ पर भी डायस में बैठे। एक प्राइवेट ट्रस्ट को के मंदिर को एक संघ परिवार के जो राजनैतिक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था, उसको भारत के प्रधानमंत्री ने अपना उन उस अपना ठप्पा लगाया और एक तरीके से भारत सरकार ने पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट किया कि यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। हालांकि ये कुछ इसमें सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार राम टेम्पल बनाने की बात करती आ रही है। लेकिन एक प्रधानमंत्री का इस तरीके से धर्मनिरपेक्ष भारत में जाकर एक विवादित मंदिर को अगर जाकर उनको वो एक्सेप्ट करे, उसको सपोर्ट करे, तो कहीं ना कहीं एक भारत में एक नया पॉलिटिकल पैराडाइम देखने को हमें मिल रहा है। और ये कश्मीर एक तरफ राम जन्मभूमि, जहाँ पर मीडिया, जुडिशरी, सारे अपोजिशन पार्टीज, ज़्यादातर एक देश में जो एक उत्साह का जो ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है, उत्साह का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात छुप कर रह जाती है कि ये जो राम मंदिर बनने वाला है, वो कई सारे लोगों को की डिग्निटी छीन कर बनाई जा रही है। जो बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने पर जिस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी और पर की डिग्निटी को एक तरीके से छीना गया, उनको एक तरीके से उनको उनको मार्जिनलाइज किया गया। और साथ ही साथ जो भारतीय धर्म निरपेक्ष था, जिसमें ये कहा गया था कि भारतीय लोकतंत्र हर धर्म को एक ही नज़रिए से देखेगा, वो एक तरीके से उसका आज उल्लंघन हुआ। तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारी बातचीत इस पे हम करेंगे कि आने वाले दिनों में ये राम मंदिर जो बन के आ रहा है, जो संघ परिवार का जो राम मंदिर है, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय रिपब्लिक के लिए और भारतीय संविधान के लिए क्या मायने रखता है, और उस किस उस इस ये अगस्त 5 का जो दिन है, वो क्या प्रतीक किसका प्रतीक है वो। हमारे साथ आज जुड़े हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद, जो हम जानते हैं कि लगातार राम मंदिर के मुद्दों पे बात करते आ रहे हैं और लगातार भारतीय धर्मनिरपेक्ष
ताकतों के साथ जुड़े रहे हैं। साथ ही उनके हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ वरदराजन, जो वायर के फाउंडिंग एडिटर है, और लगातार उन्होंने कश्मीर और ये राम जन्मभूमि मूवमेंट को लगातार उन्होंने फॉलो किया है, उस पे कमेंट किया है। तो नमस्कार अपूर्वानंद जी, नमस्कार सिद्धार्थ वरदराजन जी। वायर की इस बातचीत पे आपका बहुत स्वागत है। तो आज हमने अभी हम देखा भूमि पूजन समाप्त हो चुकी है और हमने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना भी। तो इसमें जो मेरा पहला सवाल आपसे है कि ये राम जन्मभूमि तीर्थ अ, अ, का ये एक इवेंट था और मगर पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा कि किस तरीके से यूपी गवर्नमेंट और सेंटर पूरी तरीके से इस भूमि पूजन समारोह का एक लेवल पर पूरी तरीके से ना सिर्फ एडवोकेसी किया, पूरी तरीके से प्रचार किया, और यूपी गवर्नमेंट तो हर तरीके से अयोध्या को चकाचौंध करने में लग गई थी। तो एक तरीके से जिसको हम देख रहे हैं कि एक तरीके से स्टेट पेट्रनेज इस मंदिर को मिला है, जो कि अभी तक ये बताया जा रहा था कि ये एक एक रिलीजियस मुद्दा है। तो आप इस कड़ी को कैसे देख रहे हैं, खास करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, जब ये कहा गया था कि ये तो एक रिलीजियस मुद्दा है और इसमें स्टेट का कुछ लेना देना है नहीं। मुझे इस बात को लेकर बहुत ताज्जुब है कि अभी भी हम इस भाषा में बात कर रहे हैं, क्योंकि यह तो बहुत पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने कह दिया था कि यह धार्मिक मुद्दा है ही नहीं, यह राजनीतिक मुद्दा है। उन्होंने यह बात कही थी जब जांच चलना शुरू हुई थी इसकी, कि यह कोई धार्मिक अभियान नहीं था, यह राजनीतिक अभियान था। और अब तक तो हमें यह समझ ही लेना चाहिए था कि यह किसी पवित्र भावना की प्रतिष्ठा के लिए नहीं, राम के प्रति भक्ति भावना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि यह वर्चस्व की भावना के वशीभूत होकर एक ख़ास आबादी को अपने औकात दिखाने की जो एक इच्छा अंदर होती है, उस इच्छा के अंतर्गत यह पूरा अभियान चलाया गया था। यानी भारत में अल्पसंख्यकों को और ख़ासकर मुसलमानों को, जो सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है, उसे उसकी जगह दिखा दी जाए और यह बता दिया जाए कि हमें जब जो मर्ज़ी होगी हम कर सकते हैं। हमें मर्ज़ी होगी हम लाखों की तादाद में अयोध्या में इकट्ठा हो सकते हैं। उसके पहले यह कि हमें मर्ज़ी होगी तो हम आपकी मस्जिद में मूर्तियां रख दे सकते हैं और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और उसके बाद अदालतें भी उसको वैध या जायज़ ठहराने का काम करती रहेंगी। तो यह तो हम 1949 के बाद से देख रहे हैं। यह जिसमें एक अदालत ने एक बार यह कहा कि हिंदुत्व जीवन शैली है। यह बहुत दिलचस्प है कि हिंदुत्व अपने आप को धर्म कहने की जगह जीवन शैली कहना चाहता है। वह सिर्फ धर्म कहलाने से संतुष्ट नहीं है। इसके पीछे जो बात है वह यह है कि वह जीवन शैली कहकर बाकियों को हड़प कर जाना चाहता है। वह उनका अलग अस्तित्व नहीं रहने देना चाहता। इस बात को हम नहीं समझते हैं। इसलिए अगर अभी तक यह भुलावा हमारे मन में था कि यह दरअसल एक धार्मिक मामला है, यह एक धार्मिक स्थल की प्राण प्रतिष्ठा, उसके लिए भूमि पूजन का अवसर है, तो इस भुलावे से तो हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि यह एक नए प्रकार की राजनीति का भूमि पूजन है। बल्कि मेरे लिए यह तारीख़ अप्रासंगिक है, क्योंकि यह शुरुआत 6 दिसंबर 1992 को एक ढंग से हो गई थी, जब मस्जिद गिरी थी और मलबा गिरा था। तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य का शिराजा बिखर गया है और उसका मलबा है, और अब जो हैं वो मलबे के मालिक हैं। तो हम उस हालत में काफ़ी लंबे अरसे से हैं। आज जो हो रहा है उसे लेकर मुझे कोई बहुत उत्तेजना नहीं है, एक अवसाद ज़रूर है, और मैं उन लोगों की बुद्धि पर तरस ही खा सकता हूँ जो आज ये प्रश्न उठा रहे हैं कि क्यों राज्य ने इसे संयोजित किया, क्यों मुख्यमंत्री, क्यों प्रधानमंत्री। क्योंकि उन्हें यह समझना चाहिए कि यह एक विशेष प्रकार की राजनीति के वर्चस्व का प्रतीक है। यह मंदिर, यह कोई राम का मंदिर
है नहीं उस तरह जैसे भगवानों के मंदिर हुआ करते हैं। इसमें प्रवेश करते समय हम आपको हमेशा ही वे लोग याद आएंगे जो नायक थे उस अभियान के, जिस अभियान के तहत मस्जिद गिराई गई थी और उसके बाद चतुराई के साथ उस जगह को अपने कब्ज़े में किया गया और अब उस पर यह एक मंदिर खड़ा किया जा रहा है। हमारे साथ वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन भी जुड़ गए हैं अभी। तो सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिस्कशन में। तो आज ये अगस्त 5 का जो दिन है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण डेट होता जा रहा है इंडिया की एक हिस्ट्री में, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में। पिछले साल आर्टिकल 370 पे एक बहुत ही बड़ा धावा इस सरकार ने बोला था, और आज जब एक साल से हम कश्मीर में देख रहे हैं कि जो बेसिक संविधानिक मूलभूत राइट्स जो हुए हैं, अधिकार है, वो भी छीना जा रहा है। और आज और मगर यहाँ पर दिल्ली में सरकार जो है तो उस आर्टिकल 370 के जाने का को सेलिब्रेट कर रही है। ये मानती है कि कश्मीर का अब डेवलपमेंट जो है वो अब ज्यादा पूरी तरीके से हो पाएगा, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए अगस्त 5 का ये डेट चुना गया, जहाँ पे भूमि पूजन, जो एक संघ परिवार का एक एक ये जो दोनों ही मुद्दे हैं बहुत ही उनके पुराने मुद्दे हैं, लगातार ये इसकी चर्चा वो करते आ रहे हैं। तो आज का दिन आपके लिए आज क्या प्रतीक होता है? आज अभी भूमि देखिए पूजन हो चुका है, प्रधानमंत्री वहां भाषण दे चुके हैं। देखिए, अगस्त 5 की अहमियत हिंदुस्तान के इतिहास में ये है कि ये एक ऐसा दिन है जब पिछले साल 2019 में भारत के संविधान के कुछ खास पन्नों को फाड़ के उनको दरकिनार किया गया, और उन पन्नों में जो अधिकार एक आम शहरी, एक आम नागरिक को मिलने चाहिए थे, उस रोज भारत की सरकार ने यह ऐलान किया कि ये अधिकार हम कश्मीर के लोगों को नहीं देंगे। गनीमत है कि यह ऐलान उन लोगों ने किया जिनका तर्क ये था कि हम धारा 370 और धारा 35A को इसलिए हटा रहे हैं ताकि भारतवर्ष में कश्मीरियों का इंटीग्रेशन पूरी तरह से हो। तो ये कैसा इंटीग्रेशन, जहां संविधान के दिए गए अधिकार से आपको वंचित किया जा रहा है, जहां पे आम कश्मीरी को बोलने का अधिकार नहीं है, लिखने का अधिकार नहीं है, उनके सियासी लीडर, वो लीडर जिनका चुनाव में जब उन्होंने हिस्सा लिया तो सारी दुनिया में भारत सरकार उस बात को का इश्तिहार चलाती थी कि भाई देखिए, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, कश्मीर के लोगों की राय के मुताबिक सरकार चलाई जा रही है। उन लीडरों को आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत और भी जो है इलीगल तरीकों से उनको बंद कराया, चुप कराया। तो अगस्त 5 2019 में जो प्रोसेस शुरू हुआ संविधान के कुछ पन्नों को फाड़ने का, मैं मानता हूं कि आज अगस्त 5 2020 को अयोध्या में जो हुआ, इसको एक मंदिर का भूमि पूजन हम नहीं कह सकते। इसको हम ये कह सकते हैं कि संविधान के जो बचे कुचे धाराएं थी, बचे कुचे पन्ने थे, उसको बकायदा दफनाया गया है। जी। संविधान की हत्या की गई है। जी। कि अभी कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस में सुहास पलसीकर, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने इस पूरे इवेंट को सिर्फ एक धार्मिक, जिस तरीके से आपने भी बताया, उसमें एक अशरिंग इन ऑफ सेकेंड रिपब्लिक कह रहे हैं वो, कि ये जो है ये एक दूसरे रिपब्लिक, भूमि पूजन से राम मंदिर ही का इनॉग्रेशन ही नहीं हो रहा है, मगर एक दूसरे रिपब्लिक का भी इनॉग्रेशन हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से, और इस नए रिपब्लिक के 5 पिलर है, जिसमें एक तो है कि किस तरीके से एक जो हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म जिसको कहते हैं वो पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है, और दूसरा ये भी वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें
कई दिनों से हम ये देख रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आने को पिछले 1 साल या 2 सालों में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए, वो हर ऑलमोस्ट या तो फुल्ली पार्टिसिपेट किया है उन्होंने इस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट जो में, या फिर जितनी भी जगह देखा है हमने कि वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन के जो विजडम और लॉजिक है उसको सपोर्ट किया है उन्होंने। प्लस उसके बाद इसीलिए वो ये भी कह रहे हैं कि जो मुसलमानों को, मुस्लिम पक्ष को जो एक अयोध्या के बाहर 5 एकड़ की जमीन देने की बात भी कही गई, तो उसको वो ये कह रहे हैं कि ये पेरिफेरलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स है। तो ये जो सेकंड रिपब्लिक की जो बात वो कह रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप इस मत से सहमत है कि क्या हम एक क्या नए इंडियन रिपब्लिक का आगाज है? सुहास पर्रिकर की इस बात में दम है। हालांकि मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि बहुत देर से पहचाना है उन्होंने इसको। बहुत पहले, आज से कई वर्ष पहले, हम दिल्ली के करीब एक जगह है अटाली, वहाँ गए थे। वहाँ के मुसलमान जो कि बहुत गरीब थे और पिछड़ी जातियों के थे, वे अपनी जगह पर एक मस्जिद बना रहे थे। वहाँ के हिंदुओं का यह कहना था कि गांव के भीतर मस्जिद नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि देखो, हम गांव से 2 किलोमीटर दूर तुम्हें एक जगह दे रहे हैं, वहाँ जाके मस्जिद बना लो, हम मना नहीं करते, लेकिन गांव के भीतर तो हम नहीं रहने देंगे। तो ये जिसे आप हाशियाकरण कह रहे हैं, जिसे आप जगह दिखाना कह रहे हैं, यह कहना कह रहे हैं कि यह जो हमारा गांव है जहां हम रहते हैं, एक तरह से जो गणराज्य है, उसके भीतर तुम्हारी पवित्रता के अनुभव करने की जगह नहीं होगी, या तुम्हारी धार्मिकता अनुभव करने की जगह नहीं होगी, उसको हासिल करने की नहीं। उसके लिए हम जगह बताएंगे तुम्हें, तुम जगह नहीं चुन सकते, यह अधिकार हम तुम्हें नहीं देते। लेकिन हम इतने दयानतदार हैं, इतने उदार हैं कि हम तुम्हारे लिए जगह का इंतज़ाम करेंगे। तो जो अटाली में हमने देखा था कुछ वर्ष पहले, वह अयोध्या में अब दिखा। लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि इसे सिर्फ मान नहीं लिया जा सकता कि एक दूसरे गणराज्य का उद्घाटन हो रहा है। हमें ऐसा नहीं होने देना होगा। मस्जिद गिर गई, हम नहीं रोक सके। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी भूमिका निभाई वहाँ लोगों को इकट्ठा होने देने में, मस्जिद गिरने के बाद उसे बहुत हल्के ढंग से लेने में। क्योंकि जिस व्यक्ति ने वहाँ हलफनामा दायर किया था और हलफनामा दायर करके कहा था कि मैं रक्षा करूँगा, उसे आपने कितने हल्के ढंग से छोड़ दिया। यानी डांटा, फटकारा, ओह बच्चे तुमने क्या किया, मतलब मुझसे, मेरे सामने कसम खाई थी, कसम तोड़ दी। तो इसमें अदालतों ने लगातार अपनी भूमिका निभाई है। और पिछले साल जो हुआ, अदालत ने जो किया, वह सिर्फ उसका एक और कदम ही था, मैं ये मानूंगा। अदालतें इसमें बिल्कुल कॉन्सिस्टेंट रही हैं, संगत रही हैं इस अभियान में भाग लेने में। तो मैं उनकी बात से असहमत नहीं हूँ। मेरा यह कहना है कि हमारे राजनीति विज्ञानी इसको देर से पहचान रहे हैं और देर से सिद्धांतीकरण उसका कर रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को इनॉग्रेशन नहीं हो रहा है। यह इनॉग्रेशन अगर था इस रूप में, अगर इसको मान लिया जाए, तो यह मई 2014 को हो गया था और अब इसके प्रतीकों का निर्माण बाकी था। ये भी है, आप जिस तरीके की एक भूमिका आपने बांधा है, इसमें ये सवाल जरूर लाजमी है कि संघ परिवार के जो मूल मुद्दे थे, उनमें से एक आर्टिकल 370 को हटाना था, जो एक लेवल पर कर दिया गया है। आज आज एक ऐसे दिन राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ है जो जो कश्मीर में एक आर्टिकल 370 हटाने की 1 साल की सालगिरह भी है। पिछले 1 साल में हमने देखा कि किस तरीके से कश्मीर में छोटे छोटे जो बेसिक राइट्स और फ्रीडम्स है वो भी खत्म कर दिए गए हैं। और आर्टिकल 370 जिनको ये इतना बड़ा कदम मानते हैं, उसका वो बाकी हर जगह में सरकार तो सेलिब्रेट कर रही है उस चीज को, मगर कश्मीर में 2 दिन से लगातार कर्फ्यू है, कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। क्या इस तरीके का कश्मीर के मुद्दा एक हुआ, एक राम जन्मभूमि हो गया, एक सिविल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे, जहां पर ये आपको बता दिया गया है कि आने वाले दिनों में
हिंदू धर्म ही एक सबसे बड़ा धर्म होगा। यहाँ पर सारे रिलीजियन जो थे, सारे धर्म जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में समान माना गया था, वो अब नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये संघ परिवार का जो प्रोजेक्ट है, उसमें वो आप कैसे बढ़ते हुए देख रहे हैं? और उसका साथ में ये सवाल भी मैं पूछना चाहूंगा कि इसको, और ऑपोजिशन पार्टीज के बारे में मैं आपको बाद में सवाल करूंगा, लेकिन इसका ऑपोजिशन का आधार किस तरीके से होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, वो किस तरीके से संगठित ऑपोजिशन हो पाए? आपने कुछ मुद्दे गिनाए जो संघ के लंबे अरसे से रहे हैं, जिनको वो हासिल करने की बात करता रहा है, जिसमें समान नागरिक संहिता भी एक मुद्दा है, कॉमन सिविल कोड जिसे कहते हैं, और लोग कहते हैं कि अब उसे भी हासिल करने में कितना वक्त लगेगा। असल चीज़ है जो मैंने कही थी कि संस्कृति की और राष्ट्र की दो प्रकार की अवधारणाएं हैं। एक विलयनवादी अवधारणा है, जिसमें, या आप उसे घुलनवादी अवधारणा कह सकते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि आप मुझ में आके घुल गए हैं, मैं मुख्यधारा हूँ, आप मुझ में विसर्जित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मैं आपको अपने आप में समो लेता हूँ। या थियोडोर एडोर्नो दूसरे ढंग से कहते हैं कि जब इंटीग्रेट करने की बात होती है तो ये इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच है, जिसमें यह कहा जाता है कि देखिए मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं सबको ही इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो भारत के बारे में यह बात हर किसी ने कही है कि यहाँ एक एसिमिलेट कर लेने की, इंटीग्रेट कर लेने की एक ज़बरदस्त ताकत है। उसमें जो चीज़ असंगत दिखलाई पड़ी वह यह कि इस्लाम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, और इसलिए एक तनाव उसके साथ लगातार बना रहा, और उससे किसी तरह निपटना पड़ेगा। लेकिन यह एक दूसरी बात है। असल चीज़ है यह समझना कि हम लोग, जो आज के लोग हैं, आज का समाज है, वह अपने आप को एक राजनीतिक समाज के रूप में परिभाषित करता है, देखना चाहता है। यानी वह रघुवीर साहब की एक कविता है कि भावी प्रधानमंत्री बनने का अधिकार हमारा है, हाँ यह अधिकार हमारा है। इस कविता को लोग समझ नहीं पाते हैं। वे यह कह रहे हैं कि यह भावना कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, यह भावना ही मुझे इस राज्य में बराबरी का एहसास दिलाती है, और यह अधिकार मेरा है। लेकिन अब आप अगर देखें तो इस देश में कौन आबादी है जो ये नहीं कह सकती है कि हाँ मैं बन सकता हूँ, जो इसको इस दावे के साथ नहीं कह सकती है? इसका जवाब हमारे सामने साफ है, अलग से बाहर करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए संघ परिवार का जो एजेंडा था, और दूसरा उसमें कश्मीर का सबसे बड़ा एक गांठ थी कश्मीर की। मैं ये मानता हूँ कि एक विस्तारवादी आकांक्षा भीतर में छिपी हुई थी, और हम अपनी सीमा भी जानते हैं। यानी हम ना तो चीन तक बढ़ सकते हैं, ना पाकिस्तान तक बढ़ सकते हैं। एक बांग्लादेश बन गया, अब उसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते, यह हमें मालूम है। तो यह विस्तारवादी जो आकांक्षा है वह कहाँ अपने आप को व्यक्त करेगी? तो फिर उसके लिए सिर्फ एक ही जगह थी, जिसे आप विस्तारवाद कहें या उपनिवेशवाद कहें, वह कश्मीर दिख रही थी दो स्तरों पर। एक कश्मीर कि आप वहाँ अपने विस्तारवादी आकांक्षा को पूरा करें, आपने उस पर कब्जा कर लिया, और अब आप उसके साथ जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, यह आप दिखला रहे हैं। दूसरा आंतरिक उपनिवेशवाद है, जिसमें आप दो आबादियों पर कब्जा करते हैं, एक मुसलमानों की और अल्पसंख्यकों की, और दूसरा हिंदू धर्म का ही पूरा उपनिवेशीकरण। हिंदू धर्म का एक संस्करण प्रस्तुत किया जाता है, जिस संस्करण के कुछ मानक होंगे, और उन मानकों को सबको मानना होगा, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह। तो ये उपनिवेशवाद, आंतरिक उपनिवेशवाद के अलग अलग स्तर हैं जिनको पार किया जा रहा है। मुझे लगता है अभी और कुछ दौर हैं। आपने विपक्ष की बात की थी। मेरे लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़, यानी एक दल विशेष यह कर रहा है, उससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू की परंपरा में आने वाली प्रियंका गांधी ने नैतिक हथियार डाल दिए। ये मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ़ की बात है।
मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ़ की बात है कि पूरी कांग्रेस एक तरह से होड़ लगा रही है ये कहने में कि इस मंदिर में उसका भी हिस्सा है। उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ की बात है कि जो वामपंथी कहते हैं ख़ुद को, आज मेरे मित्र ने मुझे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एक बयान भेजा और उसे देखकर मुझे लगा कि फिर कांग्रेस को हम लेकर निराश क्यों हैं, क्योंकि एक सैद्धांतिक विरोध भी हम इसका कर पाएँ। क्या यह पूरा जिम्मा अब सिर्फ कुछ लिखने पढ़ने वालों को दे दिया गया है? एक सुहास पलसीकर, एक प्रताप भानु मेहता, एक कोई और जो यह कहेंगे कि यह गलत हुआ और राजनीतिक दल कहेंगे कि उच्चतम न्यायालय ने जो किया हम उसका सम्मान करते हैं और हमारा ऐतराज़ सिर्फ इस बात पर है प्रधानमंत्री जी वहाँ प्रधानमंत्री की तरह न जाएं, इससे भारत की धर्मनिरपेक्षता को चोट पहुँचती है। क्या वे इतने तक अपने आप को सीमित कर रहे हैं? इसका मतलब हमने अपना नैतिक स्थान पूरी तरह से छोड़ दिया है और यह हार है, यह इससे बड़ी हार है, मैं यह मानता हूँ। इसलिए आप कह रहे थे कि विरोध कैसे किया जाएगा, यह विरोध हर स्तर पर किया जाना शुरू करना पड़ेगा और इसलिए हमें वे रिसोर्सेज, वे साधन फिर से इकट्ठा करने पड़ेंगे। यह एक काफ़ी लंबा संघर्ष है जो अब चलेगा। सांस्कृतिक संसाधन, आखिर इसी देश की सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू जो कहती हैं कि इस्लाम भ्रातृत्व का, बंधुत्व का सबसे महान धर्म है, वे इतने उदात्त स्वरों में इस्लाम की प्रशंसा करती हैं। वे मुसलमानों के जमावड़े को संबोधित करती हैं और वो कहती हैं, मैं एक काफिर आपके बगल में खड़ी हूँ लेकिन मैं आपके सपनों की साथी हूँ। ये सरोजिनी नायडू कह सकती है। उस देश को क्या हो गया है? ये वही देश है जिसमें रामकृष्ण परमहंस को मस्जिद में जाकर उपासना करने में कोई ऐतराज़ नहीं था। वे मस्जिद को मंदिर बदलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो रामकृष्ण परमहंस बड़े थे या वे लोग बड़े हैं जिन्होंने एक मस्जिद को गिराने का पूरा अभियान चलाया और आज वहाँ एक इमारत खड़ी कर रहे हैं जिसे मंदिर कहा जाएगा? इस प्रश्न पर तो सबको विचार करना पड़ेगा और विपक्षी दलों को तो पूरी तरह से जाकर आत्मचिंतन में लीन हो जाना चाहिए कि उन्होंने अपना विसर्जन कर दिया इस राजनीति में। इतनी नैतिक पराजय। बिल्कुल, ये सवाल भी उठता है कि जो इम्पोर्टेंट, जो इस लोकतंत्र के जो पिलर्स जिनको माने जाते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो और या फिर एग्जीक्यूटिव हो, कहीं से भी ये जो संविधान पर ये जो पूरी तरीके से हमला बोला गया है, वहां पर कहीं इन तीनों पिलर्स में से कहीं पर भी उसका डिफेंस नजर नहीं आ रहा है। जुडिशरी, हायर जुडिशरी अगर देख रहे हैं तो एक बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने पिछले कुछ सालों में ये देखा है कि उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव का ही जो सरकार का जो विजडम और जो लॉजिक है उसी को ही लगातार वो मानते आ रहे हैं और फेवरेबल जजमेंट्स पास करते आ रहे हैं। देखिए, जो पालसेकर साहब ने जिन पिलर्स का जिक्र किया, मैं सहमत हूं उनके एक से एक तरह से, मतलब मुझे लगता है कि काफी वजन है उनकी बातों में, लेकिन एक पिलर जो है जो रह गया वो ये कि मीडिया का रोल, क्योंकि मीडिया ने एक बहुत बड़ा एक किरदार निभाया है मोदी सरकार के दो बहुत बड़े झूठ को फैलाने में। झूठ नंबर 1 कि अयोध्या में जो आज जिस इमारत का निर्माण का आगाज या की शुरुआत की गई है, वो इस सच्चाई को छिपा रहे हैं कि ये संघ परिवार की इमारत है। ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी का आप चलिए मंदिर कह लीजिए, मंदिर है तो उन्हीं लोगों का मंदिर है, उन्हीं लोगों के लिए बनाई जा रही है, उस मंदिर का इस्तेमाल यही लोग करेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को जो एक पार्टी विशेष प्रोजेक्ट है, इसको एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया जा रहा है, और ये रहा झूठ नंबर 1। और दूसरा बड़ा झूठ ये कि कश्मीर में तमाम जो कदम सरकार उठा चुकी है पिछले साल में, मीडिया इस तर्क को आगे बढ़ा रहा है कि ये सब आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया जा रहा है,
जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाने के लिए किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के तरक्की के लिए किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन के लिए किया जा रहा है। और जाहिर है कि कोर्ट्स, ऑपोजिशन और भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदुस्तान के सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के, वो सब इन असत्य को प्रचार में इनका एक रोल है। अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने अपने फैसले में पिछले नवंबर इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि 6 दिसंबर 1992 में जो मस्जिद को गिराई गई, ये एक बहुत गंभीर क्राइम था। लेकिन इस षड्यंत्र, इस क्राइम को पहचानते हुए भी कोर्ट ने यह फैसला किया कि जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ा, ठीक उन्हीं लोगों को जमीन सौंपी जाएगी, भले ही उन पे मुकदमा अभी जारी है। और सरकार ने उस फैसले के बाद ट्रस्ट बनाया, और उस ट्रस्ट में कौन थे? वही लोग थे। ट्रस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, ट्रस्ट के सेक्रेटरी नृत्य गोपाल दास और चंपत राय। दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 20-30 संघ परिवार के जो नेता हैं, जिनको आरोपी सीबीआई ने बना रखा है और जिनका मुकदमा आज भी चल रहा है, हालांकि सीबीआई की ओर से कोई संजीदगी नहीं नजर आ रहा है मुझे, लेकिन उन आरोपियों के फहरिस्त में, उन आरोपियों की सूची में चंपत राय और नृत्य गोपाल दास का नाम है। और बताइए, आज के फंक्शन में नृत्य गोपाल दास का वहां पे होना इससे ज्यादा भारत के संविधान और रूल ऑफ लॉ का इंसल्ट कैसे हो सकता है? लेकिन ये हुआ चीफ मिनिस्टर की हाजिरी में, प्रधानमंत्री की हाजिरी में। और इस जो हमारे बड़े टेलीविजन एंकर हैं, इस पे किसी का कमेंट सुनने को नहीं आया कि ऐसा कैसे कि ये जो शख्स है, कि हिंदुस्तान में अगर रूल ऑफ लॉ होता तो ये लोग जेल में होते। आज भी मैं कहता हूं कि अगर मुकदमे को सीरियसली प्रोसिक्यूट किया जाए तो चंपत राय और नृत्य गोपाल दास, जो आज भूमि पूजन समारोह में उनका एक बहुत अहम रोल था, ये लोग जेल में होंगे। तो ये क्या प्रोजेक्ट है? क्या राष्ट्र का निर्माण ऐसे इमारत, ऐसे प्रोजेक्ट से होगा? मुझे लगता है कि देश को डिस्ट्रॉय करने का काम है, संविधान को डिस्ट्रॉय करने का काम है। और जी, ये बात भी शायद याद करने की बात है कि ये जो पूरा जो रथ यात्रा है और ये राम जन्मभूमि मूवमेंट है, ये एक तरीके से ये पूरा हिंदू धर्म का एक मूवमेंट होकर ये सामने नहीं आया था। जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये संघ परिवार के लीडर्स और भाजपा जैसे पार्टी जो है, जो संघ परिवार से जुड़े हुए थे, उनके लिए ये बड़ा प्रोजेक्ट था। जब राम जन्मभूमि को जो अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है और जिसका भूमि पूजन समारोह हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री भी गए, जो खुद ही आरएसएस के साथ जुड़े हुए रहे हैं हमेशा, तो वो उन्होंने ऐसा एक प्रोजेक्ट किया कि ये जो राम मंदिर है ये पूरे देश का मंदिर है। जबकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये संघ परिवार और ये जो ट्रस्ट भी है वो संघ परिवार के ही लोगों से भरा हुआ है। तो उनका एक अपना मंदिर है, उस तरीके से एक प्राइवेट ट्रस्ट का मंदिर है, जैसे हो सकता है जैसे अक्षरधाम हो या फिर दूसरी जगह में जितनी भी मंदिर है, तो लेकिन उसको एक देश में राम राज्य का प्रतीक माना जा रहा है। तो इसके बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें। जी, देखिए, इसमें जो सियासी पॉइंट है वो बहुत साफ है कि आप अपना जो है पार्टी विशेष प्रोजेक्ट को आप क्लेम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का प्रोजेक्ट है, जो बिल्कुल है नहीं। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा झूठ बोला आज, जब उन्होंने कहा कि सदियों से संघर्ष चला आ रहा है। संघर्ष जो है वहां पे मस्जिद को तोड़ने वाला और वहां पे उसकी जगह में मंदिर बनाने का संघर्ष, ये 80 के दशक से शुरू होता है। तो ज्यादा से ज्यादा 35 साल संघ परिवार ने लगाए हैं और संघ परिवार वालों ने ही लगाया है। और उस संघर्ष के चलते हिंदुस्तान में इतने चुनाव हुए हैं। बीजेपी का जो है, अगर हम एक ऑब्जेक्टिव मापदंड ये ले लें कि भाई बीजेपी का वोट शेयर कितना रहा है, बीजेपी ने हर चुनाव में राम मंदिर निर्माण का
प्रपोजल लोगों के सामने रखा। 1989 के चुनाव में भले ही बीजेपी दो सीट से जो है 85 सीट तक चले गए, लेकिन उनका वोट शेयर जो है वो 20% क्रॉस नहीं कर पाया। वाजपेयी जी के 1999 वाले चुनाव में जो है बीजेपी का जो वोट शेयर है ये 23-24% से कम था। भले ही मोदी ने उसको बढ़ा लिया है, पिछले चुनाव में बीजेपी का अपना वोट शेयर जो है 37% के आसपास था, लेकिन हर क्षेत्र में, हर हल्के में, हर कंस्टिट्यूंसी में चुनाव उस बेसिस पे किया गया कि क्या आप बीजेपी मोदी के पक्ष में कि नहीं है। और उसके बावजूद जो है 63% भारत के वोटर्स ने बीजेपी को नहीं चुना, जहां जहां उनके पास विकल्प था। तो ये कहना कि ये भारत के लोगों की मांग है, ये कहना कि ये हिंदुओं की मांग है, ये कतई इसको भारत की मांग या हिंदुओं की मांग आप इसको नहीं इस रूप से नहीं स्वीकार कर सकते। ये आरएसएस का प्रोजेक्ट था, संघ परिवार का प्रोजेक्ट था। ठीक है, उन्होंने अपना ट्रस्ट बना लिया, और जिस तरह से नागपुर में कोई इनका कोई बिल्डिंग का उद्घाटन होता है, उसी तरह से ये प्रोजेक्ट को देखा जाना चाहिए। लेकिन भरपूर कोशिश किया जा रहा है इसको एक ऑल इंडिया लेवल पे एक इंडियन प्रोजेक्ट के रूप में पेश करने का, और इससे जाहिर है कि मोदी साहब और आदित्यनाथ साहब का जो इरादा है, जो मंसूबा है, वो ये कि आप कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है ये एक हिंदू राष्ट्र है, और हिंदुओं का जो की नुमाइंदगी जो है ये संघ परिवार ही करेगा, विश्व हिंदू परिषद ही करेंगे, बीजेपी ही करेगा। तो अगर ये सब आप इस सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, ये मान लीजिए कि भारत के संविधान के लिए कोई जगह नहीं है, ये मान लीजिए कि डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए कोई जगह नहीं है। और इसलिए मैं कश्मीर में जो चीजें हो रही है उससे भी मैं इस बात को जोड़ना चाहूंगा कि कश्मीर, प्रताप भानु मेहता ने पिछले साल एक बहुत बढ़िया लेख लिखा जब धारा 370 हटा। उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा है कि कश्मीर को इंटीग्रेट किया जा रहा है इंडिया के साथ, लेकिन कहता है कि मुझे डर है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का कश्मीरिफिकेशन हो रहा है, कि कश्मीर में जिस तरह से मानव अधिकार का उल्लंघन पिछले दशकों से हो रहा है, और जो अब एक नए लेवल पे लिया जा रहा है, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी को सब खत्म कर दिया गया है। धीरे धीरे देखने को ये आ रहा है कि हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में, अलग अलग सिचुएशंस में जिन अधिकारों को हर भारतीय नागरिक अपना समझता है, उन अधिकारों को कुचला जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि जो लोग, जो विपक्ष के जो नेता हैं, जो संघ परिवार के इस प्रोजेक्ट को पता नहीं क्यों एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में पेश करना चाहते हैं, मतलब कि अगर किसी से पूछा जाए कि आप मंदिर, मतलब कि आरएसएस के इतने, हर पार्टी, हर एनजीओ, हर जो है ऐसे ग्रुप के अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप सबकी जो है सबका स्वागत आप करने पे मजबूर हैं, लेकिन कांग्रेस से लेके आम आदमी पार्टी से, और जैसे अपूर्वानंद ने कहा कि लेफ्ट पार्टीज भी कंफ्यूजन से घिरे हुए हैं, उनको पता नहीं कि किस तरह से रिएक्ट करें, जबकि हकीकत बहुत साफ है। इसी बात पे बस ये आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि ये पूरा जो इसको इंडियन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये एक जो पूरी तरीके से इतना मीडिया में एक उत्साह दिख रहा है, ऑपोजिशन में कंफ्यूजन दिख रहा है, और संघ परिवार में उससे भी ज्यादा बड़ा उत्साह दिख रहा है, जिस तरीके से इस पूरे समारोह का ऑफिशियलाइजेशन हुआ। यूपी गवर्नमेंट आगे रहकर इस अयोध्या को सजा रही है, सेंटर जो है पूरी तरीके से, और जो ब्यूरोक्रेट्स है, आईएएस ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, छोटे छोटे लेवल पे भी जो यूपी में है, वो पूरी तरीके से जो सरकारी मशीनरी है इसी इवेंट पे लग गई थी, मीडिया भी इसमें लग गई है। और लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये बात एक तरीके से छुप जाती है कि यहाँ पर एक क्राइम हुआ था बाबरी मस्जिद का, जिसका केस आज भी लखनऊ में चल रहा है, और लखनऊ कोर्ट में चल रहा है, और वहां पर जितने भी प्रमुख नेता उस बाबरी मस्जिद को ध्वंस करने में थे, वो आज भी कटघरे में खड़े हैं। तो इस बात को आने वाले दिनों में आप, ये जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का जो क्रिमिनल केस है, उसका डेवलपमेंट आने वाले दिनों में क्या दिखते हैं और उसका क्या राजनीतिक असर रहेगा?
अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अपूर्वानंद जी भी कुछ कंक्लूडिंग इस पे रिमार्क्स बोले। करें, लेकिन जी मिनट बिल्कुल। वक्त बहुत कम है, लेकिन बहुत संक्षेप में। मुझे हम्म, कोई उम्मीद नहीं कि उस केस के कुछ खास नतीजे निकलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी आपका सीबीआई है। अच्छा, सीबीआई कौन सा महकमा है? ये वही महकमा है जो चंद महीने पहले नागेश्वर राव के देखरेख में चलता था। वही नागेश्वर राव, सर्विंग आईपीएस ऑफिसर, जिसके सांप्रदायिक ट्वीट्स जो है हर किसी ने पढ़ा है। तो एक ऐसे एजेंसी के देखरेख में प्रोसिक्यूशन किस तरह से हो, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अलग अलग केसेस को सीबीआई ने डुबो दिया है, सोहराबुद्दीन वाला, तुलसीराम प्रजापति वाला। तो मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है कि जिन बड़े बड़े नेताओं को का रोल, मतलब कि अंजू गुप्ता जैसे आईपीएस ऑफिसर ने बकायदा, उन्होंने बयान भी दिया कि हमने खुद आडवाणी जी के वहां पे स्पीचेस सुने, जहां पे उन्होंने कहा कि भाई पुलिस वालों को रोको, मतलब कि पूरी तरह से ये उभर के आए कि वो उस कंस्पिरेसी में शामिल थे। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये क्रिमिनल केस बहुत किसी ठोस नतीजे में पहुंचने वाला है। लीस्ट ऑफ ऑल की जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, इनका क्रिमिनल कन्विक्शन होगा। जैसा सिद्धार्थ ने कहा, मैंने 10 रोज़ पहले एक लेख लिखा था वायर में, और उसमें मैंने कहा था कि हमेशा ही यह जो इमारत बनेगी और तामीर की जाएगी, इस इमारत पर एक साया मंडराता रहेगा। वह साया बाबरी मस्जिद का है। आप उसे बाबरी मस्जिद का प्रेत कहें, बाबरी मस्जिद का साया कहें, वह साया इसे छोड़ेगा नहीं। और इस याद को भी मिटाया नहीं जा सकेगा कि इस जगह एक जुल्म हुआ, एक अपराध हुआ था, और वह बड़ा अपराध था। उसकी सज़ा लोगों को मिल सकी या नहीं, जो सज़ा नहीं दे सके वो खुद कितने भागीदार हुए उस अपराध के, यह बोझ उनकी आत्मा भी पर भी रहेगा, उनके बाद की पीढ़ियों पर भी रहेगा। और अगर कभी हिंदुस्तान उबर पाया इससे, तो बाद में किताबें लिखने वाले लोग भी पूछेंगे और उनकी पीढ़ियां शर्मिंदा होंगी कि उनके पूर्वजों ने इस तरह से इस अपराध में हिस्सा लिया था और उसको जायज़ ठहराने, उस पर सफ़ेदी करने में भूमिका निभाई थी। अपूर्वानंद जी, जाने से पहले ये भी पूछा जाए कि आने वाले दिनों में जो इस तरीके की राजनीति और इस तरीके का जो देश का जो सैफ्रनाइजेशन है, उसके खिलाफ जो लड़ने वाले जो लोग हैं, वो उनके खिलाफ भी बहुत सारा एक्शन हो रहा है और उनके खिलाफ एजेंसीज यूज की जा रही हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन इसको राजनीतिक तरीके से इस सैफ्रनाइजेशन ऑफ इंडिया से कैसे लड़ा जाए, जो जिस तरीके से संविधानिक वैल्यूज को कुचला जा रहा है, तो उसमें आने वाले दिनों में आप किस तरीके के पीपल्स मूवमेंट या किस उससे का ऑपोजिशन देख पा रहे हैं? खास करके आपने जब ये कहा कि ऑपोजिशन पार्टीज खुद इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैंने आपसे यह भी कहा कि इसको मान लेना कि अंत हो गया है भारत का, अपनी हार मान लेना होगा, लेकिन हमें यथार्थवादी तो होना ही होगा, जो सामने हो रहा है दिख रहा है। लेकिन हमें अपने सारे संसाधन इकट्ठा करने पड़ेंगे, सारे उपकरण, औजार, वो बौद्धिक हों, वे दूसरे किस्म के औजार हों, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। वक्त आता है राष्ट्रों की ज़िंदगियों में, इतिहासों में, जब उन्हें इस तरह की असहायता का अनुभव होता है, लेकिन इस असहायता के अनुभव में ही वह खोजना पड़ता है कि हमारी ताकत के स्रोत कहाँ कहाँ हैं। राम की शक्ति पूजा में ही, जो राम की शक्ति पूजा निराला की कविता है, उसमें राम को लगता है एक समय आकर कि युद्ध वे हार चुके, क्योंकि जिधर अन्याय है उधर ही शक्ति है, अन्याय जिधर है शक्ति उधर ही है। तो अगर पूरी शक्ति अन्याय के साथ लग गई है, तब समर कैसे जीता जा सकेगा? और उन्हें, राम को यह कहा जाता है कि जाओ और तुम समर को छोड़ दो और समर को छोड़कर तैयारी करो और तैयारी करके फिर वापस आओ। तो यह भी हमें सोचना पड़ेगा कि वह तैयारी किस किस्म की होगी। वह अनेक स्तरों पर होगी, हमने नहीं की है क्योंकि हम गफलत में थे। अब हमें नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ विलाप करने से, निराश हो जाने से, हताश हो जाने से
काम नहीं चलेगा। तो आने वाले दिनों में ये बात साफ है कि जुडिशरी जिस पे सवालिया निशान उठ रहे हैं, उनकी स्वाधीनता पे सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्या वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह फिर से उभार पाएगी या नहीं पाएगी। ये बात तय होगी कि किस तरीके से वो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस को हैंडल करती है। और दूसरी बात ये है जो एक तरीके से स्पष्ट है कि ये संघ परिवार का जो राम मंदिर बना है उसका सीधा सीधा फ़ायदा भाजपा को मिलेगा। और न सिर्फ भाजपा को ये फ़ायदा मिलेगा बल्कि पूरा जो संघ परिवार का जो हिंदुत्व प्रोजेक्ट है उसको कहीं ना कहीं ये शक्ति मिलेगी। क्या विपक्षी जो दलें हैं क्या इस चैलेंज को स्वीकार कर पाएगी और लड़ पाएगी और किस तरीके से अपने आप को मजबूत कर पाएगी, इस राजनीतिक माहौल में ये देखने लायक होगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।